Hello all and welcome to ClatPoint. Today we will be covering what has been done in the courts from October 17 to October 23. This is our batch, the Achievers batch, and there are 50 plus selections that have happened already. So please enroll and please contact on this number if you have any further questions. Now the first case is Aero Club versus Bhavna Trading Co. and another company and another. This is by Delhi High Court. It's yet another IPR case where the benches of Justice Pratibha Singh and the facts were that Aero Club. So Aero Club is the one which is the proprietor of Woodland, right? We all know Woodland. So उसका जो proprietor है वो Aero Club है. उन्होंने केस किया था कि जो दिल्ली का बहुत ही फेमस मार्केट है एक, वहाँ पे उनके काउंटरफीट प्रोडक्ट्स बहुत मिल रहे हैं वुडलैंड के, बी इट वॉलेट्स, बेल्स, शूज़, एनीथिंग. तो उन पे रोक लगाई जाए, परमानेंट इंजंक्शन हो, और ऑब्वियसली उस चीज़ का उन्हें कॉस्ट दी जाए कि उनका ऐसे फेक प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं. इस पे कोर्ट ने ये कहा कि डिफेंडेंट एंड ऑल अदर्स एक्टिंग फॉर एंड ऑन बिहाफ are permanently restrained from manufacturing, selling, offering for sale any products under the mark of Woodland or any other mark which is similar to it. And also a 5 lakh cost was imposed on the defendant. So that's all which happened in the case. Now comes another case, the manager Sri Vivekanand Higher Secondary School versus State of Kerala and others. This was by Kerala High Court. It was a 2 judges bench, Justice Alexander Thomas and Justice Shobha Eapen. Now, what happened in this case was that the government had ordered, there was a government order, right, wherein 30% of the total seats of the 11th and 12th classes, which were for management quota, they were altered. पहले 30% का कोटा था, उसको alter किया गया और management quota का 20% एंड 10% दो में डिवाइड कर दी गई. उसमें क्या था कि 10% सीट्स उन बच्चों को अलॉट की जाएंगी ऑफ कम्युनिटी टू विच मैनेजमेंट बिलोंग्स टू बी अलॉटेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ इंटर से मेरिट ऑफ द एलिजिबल स्टूडेंट्स. If no community is declared by management for the above purpose, then 10% quota will be converted as general merit seats. Now, इसमें ये कहा गया था कि अगर 10% का जो कोटा है अगर वो नहीं फुलफिल हुआ तो वो जनरल सीट्स में बना दी जाएंगी और ये इंटर से मेरिट ऑफ सच एलिजिबल स्टूडेंट्स पे जाएगा. अब वो क्या था, ये चीज़ चैलेंज हुई बिफोर द सिंगल जज बेंच. उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. फिर अपील हुई तो अपील में डिवीजन बेंच के पास आया है और इन्होंने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है. और इसमें क्या कहा गया, एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि 10% कोटा था किस चीज़ का. एज ऑफ नाउ द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्वेशन फॉर फॉरवर्ड कम्युनिटी, तो इन लोग का यहाँ पे 10% कोटा था उन बच्चों के लिए जो फॉरवर्ड कम्युनिटी के होंगे. तो अब कोर्ट ये कह रहा है कि जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ एक EWS कोटा के लिए है, वुड ओनली बी विद इन द नैरो width of economically weaker section quota as enshrined in 15 clause 6 and 16 clause 6 जो कि amendment से आया है. इसके अलावा कहीं पे भी ये recognized नहीं हुआ है अभी. The state authorities have no case that the present reservation of 10% community quota for management other than minorities and backward communities could be traced for justification to any provision in the constitution including that for EWS quota. तो कोर्ट ने कहा कि ये वाला EWS का कोटा कहीं पे भी नहीं रिकॉग्नाइज किया है और अगर आप किसी को रिजर्वेशन दे रहे हो तो जो कॉन्स्टिट्यूशन एम्बिट है उसमें ही रह के देना होगा. नाउ कम्स अमरजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. डिवीजन बेंच, चीफ जस्टिस UU ललित एंड जस्टिस हेमंत गुप्ता. अब इसमें क्या था, इन्होंने एक केस हुआ था कि भाई जो मेंटेनेंस लॉज हैं वो बहुत सारे हैं और बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग हैं. तो कोर्ट ने ये कहा कि हाँ लेकिन ये वाला इशू रजनीश वर्सेस नेहा का जो केस है उसमें डील किया जा चुका है. तो नाउ विल सी कि रजनीश वर्सेस नेहा का केस था क्या. अब इस केस में भी यही बात की गई थी कि कैसे ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शंस हैं और कैसे बहुत सारे जो हैं वो लॉज हैं रिगार्डिंग मेंटेनेंस, तो उनका
कैसे उनको एक साथ देखा जाए। तो ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन पे कोर्ट ने कहा था, टू ओवरकम द इशू ऑफ ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन and avoid conflicting orders being passed in different proceedings, it has become necessary to issue directions in this regard so that there is uniformity in practice followed by family courts throughout India. We direct that where successive claims for maintenance are made by a party under different statutes, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट एडजस्टमेंट करेगा या सेट ऑफ करेगा, देखेगा कि पिछले कोर्ट ने क्या दिया है, या जो नेक्स्ट केस जो भी होगा उसमें उस चीज़ को सेट ऑफ कर जाएगा कि अच्छा ठीक है, इतना अमाउंट तो आप उसमें दे रहे हो, उस वाले केस में इतना और देना है, of the amount awarded in the previous proceedings, while determining whether any further amount is to be awarded in subsequent proceedings. It is made mandatory for applicant to disclose previous proceedings. तो जो भी applicant होगा वो बताएगा कि भाई previous proceedings हैं और क्या orders pass हुए हैं. If the order passed in the previous proceeding requires any modification, previous proceeding का कोई भी modification होना है तो वो उसी proceeding में किया जा सकता है. Enforcement कैसे होगा? For enforcement or execution of orders of maintenance, it is directed that an order or decree of maintenance may be enforced under Section 28A of Hindu Marriage Act, 20 Clause 6 of DB Act, 128 of CRPC. जैसे भी जिसमें भी applicable होगा, आप डीबी में कर रहे हो, आप हिंदू एक्ट में कर रहे हो या फिर सीआरपीसी में कर रहे हो, ये सेक्शंस हैं, इन्हीं के अंडर होगा. ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस जो होगा किसी में भी करेंगे वो उसी तरह से होगा जैसे मनी डिक्री ऑफ अ सिविल कोड. सीपीसी के कौन से प्रोविजंस होंगे? 51, 55, 58, 60 रेड विद ऑर्डर 21, ठीक है, विच इज़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ओनली. नाउ विकास रंबाल एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट. सिंगल जज बेंच, जस्टिस जया चंद्रन. फैक्ट्स क्या थे कि इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी इन सनराइज इंटरनेशनल लैब्स पे कि इन्होंने जो ड्रग्स हैं उनके वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के थे. तो डायरेक्टर्स ने बोला कि भाई इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम लोग तो सिर्फ पेपर वर्क करते हैं और हम लोग मेडिसिन वगैरह बनाते तो हैं नहीं कोई भी ड्रग्स, तो ये हम लोग के ऊपर से चार्जेस हटाए जाएँ, सेड द डायरेक्टर्स. तो इस पर कोर्ट ने कहा कि डिसीजन टू मैन्युफैक्चर द ड्रग्स इज अ कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. देयरफॉर द डायरेक्टर्स कैन नॉट क्लेम, डायरेक्टर्स ये नहीं कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, ये उन्हीं के ही सिग्नेचर से ये सारे डिसीजंस होते हैं. Therefore, the case of directors signing the check on behalf of the company and the case of directors participating in the decision to produce substandard drugs are not one and the same to hold that these petitioners are not involved in day-to-day affairs of the company. अब आता है केस मनोज कुमार. इस केस में ये बोला गया, ये डिवीजन बेंच थी, जस्टिस अब्दुल नसीर एंड जस्टिस रामा सुब्रमण्यन. इनके फैक्ट्स क्या थे? मनीष सिसोदिया, वी ऑल नो, एक मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं दिल्ली के. उन्होंने केस फाइल किया एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने, इक्वल्स टू सीजेएम. ठीक, ये कि उनके खिलाफ डिफेमेशन हुआ है. ठीक, कि जो मनीष सिसोदिया है उन्होंने बोला कि मनोज कुमार तिवारी ने ऐसे वर्ड्स बोले हैं विच डिफेम मी. ये केस उन्होंने ऑब्वियसली 499 एंड 500 में आईपीसी में गया, रेड विद सेक्शन 34 एंड 35 ऑफ आईपीसी. नाउ जो अक्यूज है वो हाई कोर्ट में गया एंड उसने चैलेंज किया. जो अक्यूज थे उन्होंने इस बात पे नहीं बोला है अभी कि हमने डिफेम किया है या नहीं किया है, वो ये कह रहे हैं कि आपने केस ही गलत फाइल किया, इस तरीके से केस ही नहीं फाइल होना था. हाई कोर्ट गए और ऑर्डर किया, वो चैलेंज किया ऑर्डर समनिंग का. जो एडिशनल सीएमएम है उन्होंने समन किया इनको, इस समन को उन्होंने चैलेंज किया है. However, the Delhi High Court dismissed the petition. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल सही किया है, इसमें कोई गलती नहीं है. इसके खिलाफ उन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट में. अब क्या हुआ? अपीलांट ने ये कहा, बात क्या है इसमें कि ये आप क्यों नहीं कर सकते, उनको समन से क्या प्रॉब्लम. वो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट इंसान की तरह कंप्लेंट आप कर ही नहीं सकते हैं, सेक्शन 200 सीआरपीसी में ये जाएगा ही नहीं. ये जो पर्सन है, कुछ स्पेसिफिक पर्सनस हैं जो कि 199 क्लॉज 2 में कवर होते हैं ऑफ सीआरपीसी. उसमें ये होता है कि डायरेक्टली जो केस है वो सेशन कोर्ट ट्राई कर सकता है. बाकी कभी भी डायरेक्टली केसेस जो है वो सेशन कोर्ट में नहीं जाते हैं. हमेशा जो मैजिस्ट्रेट होता है वो भेजता है केस को, है ना. हमेशा एक प्रोसीजर होता है ऑफ कमिटल के, और जो कि 200 में होता है कि मैजिस्ट्रेट कमिट करता है.
यहाँ पे कमिट किए बिना ही सेशन में जा सकता है, ये प्रोविजन है 199 क्लॉज 2 में। तो पेटिशन शुड बी फाइल अंडर 199 क्लॉज 4। ये कह रहे थे एपेलेंट कि भाई आपने फाइल ही गलत किया है और ये समन तो होना ही नहीं चाहिए था एडिशनल सीएमएम के सामने। तो अब एक बार में 199 क्लॉज 2 आई वांटेड कि क्रक्स बता दें आप लोगों को, विच इज़ व्हाट notwithstanding anything in CRPC where any offence is falling under chapter 21 IPC का है defamation is alleged to have been committed against a person who at the time of the commission, जो commission के वक्त पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और बहुत सारे गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर कहीं के भी या यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी हो, तो उनके उसमें इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कंडक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन a court of session may take cognizance of such offence without the case being committed to it. तो मैजिस्ट्रेट कमिट करे ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन केस भेज सकते हो अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर लिखेगा इन राइटिंग ए कंप्लेंट और सीधे जो केस है वो सेशन कोर्ट में जाएगा। और 199 क्लॉज 4 क्या कहता है, क्योंकि इसमें ये लोग ये कह रहे हैं कि पेटिशन 199 क्लॉज 4 में जानी चाहिए। अब कैसे होता है ये, यहाँ पे हम लोग ने कहा क्लॉज 2 में कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो यहाँ पे कंप्लेंट कर सकता है एक्सेप्ट विद प्रीवियस सैंक्शन। प्रीवियस सैंक्शन किसकी चाहिए होगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पहले प्रीवियस सैंक्शन चाहिए होगा। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट की बात है तो स्टेट गवर्नमेंट से चाहिए होगा, अगर वो स्टेट का कोई मिनिस्टर है या गवर्नर ऑफ स्टेट है, नहीं तो उनको सैंक्शन चाहिए होगा स्टेट गवर्नमेंट से अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट की बात है जो कि स्टेट से एम्प्लॉयड है, एंड इन एनी अदर केस सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनियन टेरिटरी भी इसी में फॉल की। तो आइडियली उनके हिसाब से, एपेलेंट के हिसाब से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सैंक्शन ले सेंट्रल गवर्नमेंट से 199 क्लॉज 4 के अंडर, फिर 199 क्लॉज 2 में केस फाइल होगा कि और सीधे सेशन कोर्ट के पास जाएगा। यहाँ पे कमिटल का कोई सीन होगा ही नहीं। तो कोर्ट ने इसमें क्या कहा, कोर्ट ने ये कहा कि ओनली बिकॉज एक स्पेशल प्रोविज़न है एक नंबर ऑफ पीपल के पास, प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास और जो भी सब 199 क्लॉज 2 में मेंशन है, इसका ये मतलब नहीं है कि उन लोग के पास जो नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रोविजंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सो आइडियली एवरी पर्सन कवर्ड अंडर 199 क्लॉज 2 हैज़ 2 ऑप्शंस, या तो 199 क्लॉज 4 में केस करें और वरना जैसे बाकी ऑर्डिनरी सिटीजन्स कर सकते हैं ये केस, वैसे ही वो भी करें। Now let's read. The long history of evolution of legislation relating to prosecution for the offence of defamation of public servants show that the special procedure introduced in 1955 and fine-tuned in 1964, these are all the amendments, and then overhauled in 1973, was an addition and not in derogation of the right that a public servant always had as an individual. तो वो पब्लिक सर्वेंट है लेकिन वो एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल भी है। सो दे हैव 2 ऑप्शंस। ही नेवर लॉस्ट हिज राइट merely because he became a public servant and merely because the allegations related to official discharge of his duties. Though the High Court prima facie examined the tweets, यहाँ पे कोर्ट फाइनली केस ख़त्म कर देता है कि भाई जो ट्वीट्स किए हैं जो कि क्या थे कि आई विल एक्सपोज यू, तो या आई विल एक्सपोज योर करप्ट प्रैक्टिसेस, ये ट्वीट्स किए थे। तो कोर्ट ने कहा कि ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, I will expose the scam in which you are involved, etc., are not by themselves defamatory unless there is something more. तो कोर्ट ने पूरा ही केस ख़त्म कर दिया है। शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2 जजेस बेंच, जस्टिस जोसेफ एंड जस्टिस रॉय। इसमें क्या हुआ था कि केस फाइल हुआ था कि देयर इज अ ग्रोइंग क्लाइमेट ऑफ हेट इन द कंट्री और बहुत ज़्यादा हेट स्पीचेस आ रही हैं अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी। तो उस पर कोर्ट ने क्या कहा है, The Constitution of India envisages Bharat as a secular nation and fraternity assuring the dignity of individual and unity and the integrity of the country. तो ये सब preamble में है आपका secular nation, dignity of India, dignity of individual, unity, integrity of the country और fraternity. और fraternity हो ही नहीं सकती है जब तक सारे जो लोग हैं they live in harmony. Unless everybody is living in harmony, we are failing the preamble. We feel that this court is charged with the duty to protect the fundamental rights and also to preserve constitutional values and the secular democratic character of the nation and in particular the rule of law. ठीक है, तो कोर्ट ने क्या कहा कि हमारी ये ड्यूटी है कि हम ये सब प्रोटेक्ट करें। We further make it clear that such action will be taken irrespective. तो जो भी इंसान हेट स्पीचेस देगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा irrespective कि वो इंसान
किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, और हम लोग ये देखेंगे कि प्रियम्बल जो है वो प्रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड रहे. So that's all. Thank you so much and have a great day. See you next week. Bye bye. And welcome to Plat Point. Now we will look at October 24 to October 30th and what has been done in between by the courts of India. This is our batch, our CLAT PG batch. We have already had quite many selections in our very first year, and we have many mock tests, many regular timely tests, specific classes for all the subjects, and weekly assessments, then one-to-one interaction with the teachers. So please go on and have a look at the course. Now comes the first case. X versus Arun Kumar CK. Now the bench was a division bench, Justice Suryakant and Justice Pardiwala. What were the facts of the case? Now the appellant here is a mother of a victim who is of 12 years old. ठीक है, यहाँ पे एक बच्ची है जो कि 12 years की थी, उसकी मदर ने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में. रिगार्डिंग व्हाट? अगेंस्ट एन ऑर्डर जो कि हाई कोर्ट ऑफ केरला ने पास किया था, जहाँ पे रिस्पोंडेंट नंबर 1 को एंटिसिपेटरी बेल मिली थी. ठीक. नाउ द अकरेंस जो हमारा क्राइम है वो उसकी अकरेंस हुई थी इन दिसंबर 2021, जहाँ पे जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, he was alleged to have sexually assaulted the 12-year-old niece. यानी कि जो हमारा रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, he is the uncle, right? And the 12-year-old niece is the victim and the appellant is the mother. Now, in a case containing such series, what has the court said? कि anticipatory bail जो grant हुई है वो क्या था, वो सही था कि नहीं था? In a case containing such serious allegations, the High Court ought not to have exercised its jurisdiction in granting protection against arrest, as the investigating officer deserves free hand to take the investigation to its logical conclusion. It goes without saying that the appearance before investigating officer who has been prevented from subjecting respondent number 1 to custodial interrogation, क्योंकि anticipatory bail मिल गई है, can hardly be fruitful to find out the prima facie substance in the allegations, which are of extreme serious nature. कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट ये कह रहा है कि जो एलिगेशंस हैं इस केस के वो बहुत सीरियस हैं. ये जो परपेट्रेटर हैं, जो एटलीस्ट अलीज्ड परपेट्रेटर हैं, ही इज़ वेरी प्रॉक्सिमेट टू द विक्टिम. ठीक है, ये विक्टिम के बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, बिकॉज ही इज़ अ अंकल एंड शी इज़ अ नीस. ये बहुत ग्रेव एलिगेशन है अपने आप में. एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट अ 12-year-old चाइल्ड इज़ ग्रेव, ना कि जब इतने पास के रिलेशन में हो. जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अब कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई है, राइट? तो कोर्ट ये कह रहा है कि ऐसे में इतने एक्सट्रीम सीरियस नेचर के जो ऑफेंसेस हैं इसमें एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलनी चाहिए थी. ये एक तरह से इन्वेस्टिगेशन में हैम्पर करेगा. अब the fact that the victim, the girl, is traumatized to such high degree that her academic pursuits have been adversely impacted alone, coupled with legislative intent. दो चीज़ें हैं. एक तो ये है कि उस जो victim है, the girl, she is traumatized, she is badly traumatized. इतना ट्रॉमा है कि उसको अपनी पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है. तो पहली बात तो ये कि उस पर क्या असर पड़ा. दूसरी बात ये कि जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, यानी कि जो लेजिस्लेचर ने एक्ट बनाया है पॉक्सो का, उसमें जो उसका इंटेंशन है ये उसके अगेंस्ट है इस तरह की एंटिसिपेटरी बेल देना. So again, I'll read the whole sentence. The fact that the victim, the girl, is traumatized to such a high degree that her academic pursuits have been adversely impacted alone, coupled with legislative intent, especially reflected through Section 29 of POCSO Act, are sufficient to dissuade a court from exercising its discretionary jurisdiction in granting pre-arrest bail. ऐसे केस में प्री अरेस्ट बेल देना यानी कि एंटिसिपेटरी बेल देने का कोई मतलब नहीं था. Now is a Kerala High Court case, Anil J.S. versus State of Kerala. Single judge bench, Justice Ramachandran. Now what has he said? इसमें basically कोर्ट ने ये कहा है कि
time and again, since many years, सुप्रीम कोर्ट बार बार गाइडलाइंस देता है कि पुलिस ऑफिसर्स को कैसे बिहेव करना है. We have DK Basu guidelines, we have DK Basu 2 guidelines, we have so many guidelines time and again, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई जो पुलिस है उसको एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना है, राइट? लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है. कोर्ट बार बार बोलता है, बट ग्राउंड रियलिटी इज वेरी वेरी डिफरेंट. कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी जजमेंट का. यू गो एंड से DK बासु की गाइडलाइंस है, इट रियली डजंट मैटर प्रैक्टिकली. इसी बात पे कोर्ट ने कहा है कि सारे ऑफिसर्स को बताओ कि क्या जजमेंट है कोर्ट के और उनको क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है. दूसरी बात ये बोली गई है इस जजमेंट में कि अगर कोई इंफीरियर रैंक का ऑफिसर कोई भी गलत बिहेवियर करता है, वायलेट करता है कोई सी भी गाइडलाइंस को जो उनके लिए दी गई हैं, तो जो सुपीरियर ऑफिसर है उसको भी पकड़ा जाएगा. सिर्फ उस ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन नहीं होगा, उसके सुपीरियर ऑफिसर के अगेंस्ट भी एक्शन होगा, क्योंकि उनके ऊपर ये ड्यूटी डाली है कोर्ट ने कि भाई इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट पीपल एक्टिंग अंडर यू आर एक्टिंग करेक्टली. ठीक, अब हम लोग देखते हैं कोर्ट ने क्या कहा. Unless it is made known to all officers that the misdemeanor and violation of various judgments and order of this court will not be tolerated and they will be accountable for the same, no real change is possible and the directives of this court would remain merely on paper. कोर्ट ये कह रहा है कि जब तक सारे ऑफिसर्स को बताया नहीं जाएगा कि क्या गाइडलाइंस है, तब तक ये गाइडलाइंस देते रहने का कोई मतलब नहीं है और वो सिर्फ पेपर पे लिखे वर्ड्स होंगे, इनका कोई असर नहीं होगा. This cannot be allowed. And the state police chief will have to demonstrate that the judgments of this court are being implemented. ये बताना होगा state police chief को कि भाई जो judgments हैं court के वो actually implement हो रहे हैं, obey हो रहे हैं और माने जा रहे हैं, adhere हो रहे हैं by everyone in the police force in letter and in spirit. I however warn that should the superior authorities not take necessary action in case of misdemeanor and misfeasance by the officers, this court may not hesitate to hold them also personally responsible. Personal responsibility मानी जाएगी अगर वो लोग सही एक्शन नहीं ले रहे हैं उन लोग के खिलाफ जो उनके इंफीरियर पोस्ट पे काम करते हैं, उनके नीचे काम करते हैं और गलत तरह से काम कर रहे हैं and they are not abiding by the guidelines the court has given time and again. This shall be kept in mind by the state police chief while responding as a for order. तो बेसिकली एक आयरन हैंड फिर से कोर्ट ने रखने की कोशिश की है जहाँ पे ये जो आंसरेबल लोग हैं वो बढ़ाए हैं. ये नहीं है कि जिस पुलिस ऑफिसर ने गलती की सिर्फ वो आंसरेबल होगा, नहीं. अगर उसके अगेंस्ट सही एक्शन नहीं लिया गया है तो उसके सुपीरियर ऑफिसर्स भी उनके अगेंस्ट भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा. नाउ कम्स इनायत अली वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना. अब इसमें क्या था? अगेन डिवीजन बेंच, जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड विक्रम नाथ. अगेन अ वेरी सैड केस जहाँ पे द एपेलेंट, शी इज़ अ वाइफ. उनका केस क्या है? अपने हस्बैंड के अगेंस्ट एंड उनके ब्रदर इन लॉ के अगेंस्ट, जहाँ पे केस ये था, कंप्लेंट ये थी कि डाउरी के वजह से जो वाइफ है उसे डाउरी मांगी जा रही है और डाउरी के चलते, डाउरी की डिमांड के चलते उस पर हैरेसमेंट किया जा रहा है, फिजिकल वायलेंस भी, और ऐसा जो फिजिकल वायलेंस है वो सेक्सुअल वायलेंस भी है बाय द ब्रदर इन लॉ. ठीक. The complainant filed an application under Section 45 of the Indian Evidence Act 1872 with a prayer for direction for obtaining expert opinion for DNA fingerprinting, comparing blood samples of two minor daughters of the respondent number 2, यानी कि जो बेटियां हैं, with that of the first appellant. तो वो ये कह रही हैं कि जो उनकी बच्चे हैं, the two daughters she has, उनका DNA टेस्ट कराया जाए with a brother-in-law. The basis of this application was that her allegation was that she was forced to cohabit and develop a physical relation with appellant number 1, and the two children were born out of that relationship. जो केस है वो डाउरी केस है. ये केस है कि भाई जो appellant हैं उनके ऊपर हैरेसमेंट हो रहा है बाय द इन लॉज. उसमें एक पॉइंट ये आया कि
obviously it's a part of the harassment कि she was forced to cohabit and develop a relation with her brother-in-law. इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए वो कहती हैं कि जो उनकी दोनों बेटियां हैं उनका डीएनए टेस्ट हो विद द ब्रदर इन लॉ. तो उनका ये कहना था कि डीएनए मैच करेगा और ये साबित हो जाएगा कि दे आर born out of that relationship and they are not the daughters of the husband. अब ये जो उन्होंने बोला डीएनए टेस्टिंग के लिए, तो ट्रायल कोर्ट ने अलाउ कर दिया. ठीक है, अलाउ द प्रेयर एंड शी अलॉन्ग विद द appellants and the children were directed to give blood samples to a specified hospital for obtaining an expert opinion on the DNA fingerprinting test. The appellants invoked the revisional jurisdiction of the High Court at Hyderabad, seeking invalidation of the said order. The revisional petition, however, was dismissed, and the High Court held that the DNA fingerprinting test was permissible under 53, 53A, 54 of CRPC. क्या होता है? अब ये प्ली है कि डीएनए टेस्टिंग हो. ये चीज़ ट्रायल कोर्ट ने अलाउ कर दी. इसके अगेंस्ट जो एपेलेंट थे, जो रिस्पोंडेंट थे इस केस के, द फादर एंड द ब्रदर इन लॉ, वो लोग ने इसके अगेंस्ट रिविजन पिटिशन फाइल की इन द हाई कोर्ट और बोला कि भाई ये गलत है, इसको रोका जाए. हाई कोर्ट ने कहा नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, प्रोसीड विद द डीएनए टेस्टिंग. अब ये लोग आए हैं सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? In our opinion, the trial court, as also the revisional court, had completely ignored the said factor and proceeded as if the children were material objects. कोर्ट ने कहा कि ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे जो बच्चे हैं वो मटीरियल ऑब्जेक्ट हैं. ये किसका है, ये किसका है. Who would be sent for forensic analysis? अब इसको forensic analysis के लिए भेजा जाएगा कि भाई चेक करो. The other factor, in our opinion, which was ignored by the said two courts, is that the paternity of the children was not in question of the subject proceeding. कोर्ट ये कहता है कि जो मेन प्रोसीडिंग है उसका क्वेश्चन ये है ही नहीं कि हु इज़ द फादर ऑफ द चिल्ड्रन. दैट्स नॉट द क्वेश्चन. क्वेश्चन तो ये हैरेसमेंट हुआ कि नहीं, डाउरी रिलेटेड हैरेसमेंट हुआ कि नहीं. Merely because something is permissible under law cannot be directed as a matter of course to be performed, particularly when the direction to that effect would be invasive to physical autonomy of a person. यहाँ पे कोर्ट ने दो बच्चों की जो privacy है, जो physical autonomy है, उसको precedence दिया है over and above the family quarrel which is going on. तो कोर्ट ने ये कहा कि only because allowed है लॉ में कि हाँ पेटर्निटी टेस्ट हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर वक्त वही करवाते रहें, और स्पेशली तब जब वो इन्वेसिव है बच्चों की privacy के. The consequence, therefore, would not be confined to the question as to whether such an order would result in testimonial compulsion. बात ये नहीं है कि ये testimonial compulsion है कि नहीं, बात ये है कि उनकी right to privacy जा रही है. Such direction would violate the privacy right of the persons subject to such test and could be prejudicial to the future of the two children, who were also sought to be brought within the ambit of the trial court's direction. कोर्ट ये कह रहा है कि जब आप ये डायरेक्शन दे रहे हो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो, तो ये जो दो बच्चे हैं ये भी इस एम्बिट में आ रहे हैं, इनकी प्रिवेसी जा रही है, इनका टेस्टिमोनियल कंपल्जन एक तरह से हो रहा है और इनके फ्यूचर में भी ये इफेक्ट करेगा. इट इज़ नॉट अ टाइमली थिंग. दूसरी बात यह है कि कोर्ट में क्वेश्चन ये है ही नहीं दैट हु इज़ अ पेरेंट. द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डाउरी एंड हैरेसमेंट, सो कीप इट टू दैट. और कोर्ट ने कहा कि इसीलिए ये जो डायरेक्शंस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ये गलत हैं और ये नहीं होने चाहिए. सो दैट्स ऑल. एंड द लास्ट case is actually a very interesting case जहाँ पे right to privacy versus the DNA fingerprinting and everything comes into being. So see you next week and hope you enjoyed the particular review. Thank you so much. Bye bye. And see what has happened from October 31st to November 6th. Now this is our Achievers batch. We also have started a revision batch, so you can please go and check out our latest batches. Anyhow, you'll always get mock tests, you'll get the study material, and you will get 24/7 personal mentorship. Now the first case is Shakil Ahmad versus Union of India. Now in this case, it was a 3 judges bench: Justice Sanjay Kaul, Justice Abhay Oka, and Justice Vikram Nath. It was basically that the Mumbai 1992 blast victims had not received their compensation. So on this, the court has given the
judgment. Now, what are the basic guidelines that the court has given? So, first, the court has said that there shall be a committee headed by the members of Legal Service Authority to monitor the implementation of the directions issued by this judgment. So, firstly, एक कमिटी बननी होगी जो ये देखेगी कि जो भी डायरेक्शंस इस जजमेंट में दिए जा रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो, बिकॉज जजमेंट्स में डायरेक्शंस दिए जाते हैं बट फॉलो नहीं हो पाते हैं वो. सो इसीलिए पहले ही द कोर्ट हैज सेड कि एक कमिटी फॉर्म होगी इस काम के लिए. द स्टेट गवर्नमेंट शैल सबमिट टू द कमिटी अ रिपोर्ट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ 168 मिसिंग पर्सन्स इंक्लूडिंग देयर नेम एंड एड्रेसेस. तो ये कोर्ट के पास सबमिट होगी. The state government will also place material regarding efforts made to trace family members of 108 missing persons who have been deprived of compensation in terms of the second government resolution. तो एक second government resolution था जिसमें वो लोग जो जिनकी families का पता नहीं चल पा रहा है उन 108 लोगों के बारे में सारी जो information है वो भी देनी होगी state government को. The state government shall also submit to the committee the record relating to compensation paid. The state government shall also provide a list of victims who have not been paid compensation in terms of both the government resolutions. तो अब किन किन लोगों को compensation मिला है, किन किन को नहीं मिला है, ये पूरी जानकारी और list of victims ये सब state government देगी कोर्ट को. The state government shall pay compensation of rupees 2 lakhs to the legal heirs of the missing persons traced out thereafter. तो अब जब ये 108 people trace out हो जाएंगे तो इन लोगों को 2 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे इनके लीगल एयर्स को, क्योंकि वो लोग तो मिसिंग हैं तो उनको नहीं मिल सकते, with the interest of 9% per annum from 22nd January 1999, that is from the expiry of the period of 6 months from the date of second government resolution till actual pay. तो सिर्फ 2 लाख रुपीज़ ही नहीं मिलेंगे बल्कि 9% पर एनम का इंटरेस्ट भी लगेगा 2 जनवरी 1999 से, वो डेट जब तक एक्चुअली उन्हें जो पैसे हैं वो मिल जाने चाहिए थे ऑलरेडी. The committee containing Secretary of MSLSA, which is the Legal Service Authority of Maharashtra, and the other 2 government officers appointed under this order shall monitor the efforts of the state government to trace other victims who were entitled to compensation in terms of the annexure to the first government resolution, but compensation has not been paid to them. तो ये जो कमिटी है जो बनाई जाएगी वो हेल्प करेगी इन लोगों को, मॉनिटर करेगी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इसने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं उन लोगों को ढूंढने में और उन लोगों को कॉम्पनसेशन पहुंचाने में. Those who were paid compensation after the expiry of the period of 6 months from the date of applicable government resolution, the state government shall pay interest of 9% per annum on the amount of the compensation payable from the expiry of the 6 months from the date of applicable government resolution till the date of payment. तो जिनको भी लेट पेमेंट हुआ है तो जिस दिन पेमेंट हो जाना चाहिए था उससे लेके और जिस दिन भी पेमेंट हुआ है वहाँ तक की का उनको भी 9% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा. ऑल्दो उनको दिए जा चुके हैं पैसे, लेकिन वो जो डिले हुआ है उसकी भी भरपाई जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको करनी होगी. The state government shall comply with the requirements of submitting necessary details as aforesaid to the committee within a period of 2 months from today. ये जितनी भी requirements हैं ये कमिटी को 2 महीने में देनी होगी स्टेट गवर्नमेंट को. The entire exercise of payment of compensation and or interest shall be completed by the state government within a period of 9 months from today. तो 9 months में उनको पूरा का पूरा ये जितना भी बताया गया ये सब complete करना होगा. All the victims are to be given the compensation. जिनको late compensation मिला है उनको 9% per annum के interest और मिलेगा, और जिनको अब compensation मिलेगा उनको भी 9% पर एनम 22 जनवरी 1999 से कंटिन्यू होके मिलना होगा. X versus M महेंद्र रेड्डी. नाउ दिस इज अ 2 judges बेंच. इसमें क्या हुआ था कि एक कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल हुई थी. उसमें ये कहा गया कि बेसिकली जो कंटेम्प्ट पिटिशनर्स थे इनके साथ ये हुआ था कि जो इनकी डॉटर थी
उसका स्टेटमेंट लिया गया अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC। और वो जो स्टेटमेंट था उसका, वो पूरे केस में यूज़ होता रहा बिफोर द चार्जशीट वॉज फाइल्ड, विच इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शंस जो कि कोर्ट ने इन दो केसेस में पास किए थे। तो द कोर्ट हैज़ ऑलरेडी स्टेटेड इन स्टेट ऑफ कर्नाटक बाय Nona Vinakre Police versus Shivanna in 2014 judgment, and A versus State of Uttar Pradesh in 2020 का judgment कि जब जो भी victim है of rape और of sexual harassment, वो 164 के अंडर जो भी स्टेटमेंट दे, वो स्टेटमेंट सर्कुलेट नहीं होना चाहिए है टिल द चार्जशीट इज फाइल्ड। लेकिन ये बात मानी नहीं गई, तो इसीलिए ये कंटेम्प्ट पिटिशन डाली गई है। नाउ लेट्स सी व्हाट द कोर्ट सेड। In theory, what is projected in the contempt petition is quite correct. That is to say, despite authoritative pronouncements and directions issued by this court, the copy was applied for and furnished to the accused. Further, the copy of the statement under section 164 was extensively referred. ये जो कॉपी है इसको extensively refer किया गया to in the proceedings before the court. It is quite unfortunate that the concerned court did not notice the violation of the directions by this court. तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये बात तो सही है कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। Be that as it may, we are not quite convinced that an action in our contempt jurisdiction is required to be initiated in the present fact and circumstances of the case. कोर्ट ये कह रहा है कि हाँ, जो स्टेटमेंट्स 164 में दिए गए थे वो यूज़ नहीं होने चाहिए। तो ये बहुत गलत बात है कि एक कोर्ट ने ये अलाउ किया कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अगेंस्ट उसने 164 के स्टेटमेंट्स यूज़ किए। लेकिन हम लोग इस बात से कन्विंस नहीं हैं कि कंटेम्प्ट जुरिसडिक्शन कोर्ट का बनता है या इस पर हम लोग कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं वो इतने कंपेलिंग नहीं लगे कोर्ट को। Though we do not approve of the practice, we refrain from exercising our jurisdiction in contempt. We suggest to every High Court that the appropriate modifications or amendments be made in the criminal practice or trial rules, incorporating provisions which are consistent with the decisions in state of Karnataka. It's not actually versus. Anyways, state of Karnataka case and A versus state of Uttar Pradesh and another. इन cases में जो directions दिए गए हैं वो follow किए जाएं। ये हर state के high court को देखना है अब। Now let's see कि जो state of Karnataka versus Shivanna alias Tarkari Shivanna, you can just go with Shivanna, इसमें कहा क्या गया था? What is the exact guideline जो follow नहीं की गई? So in that case, the court had said, upon receipt of information relating to commission of offence of rape, the investigating officer shall make immediate steps to take the victim to any metropolitan, preferably judicial magistrate, for the purpose of recording her statement under 164. ठीक, तो 164 का जो statement है, that is the very first step. Now, a copy of the statement under section 164 should be handed over to the investigating officer immediately. जो officer investigate कर रहा है उसे फौरन दिया जाना चाहिए, with a specific direction that the contents of such statement under section 164 CRPC should not be disclosed to any person till charge sheet या report under 173 is filed. जब तक 173 की रिपोर्ट फाइल नहीं हो जाती है, 164 के अंडर क्या बयान दिया है विक्टिम ने, ये आप किसी को नहीं बता सकते। क्लियरली इसका वायलेशन हुआ है इस केस में, और आगे भी केसेस में हो ही रहा होगा, विच इज़ वाई द कोर्ट इन दिस केस हैज सेड कि हाई कोर्ट जो है वो अपने क्रिमिनल प्रैक्टिस के रूल्स को अमेंड करवाए और देखे कि ये जो कहा गया है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। Now comes State of Jharkhand versus Shailendra Kumar Rai. This is a division bench judgment by Justice Chandrachud and Justice Hima Kohli. Now, ये केस आप लोग ने काफ़ी देखा होगा. It's a very very important case for all your upcoming exams, and even if not exams, if you're just a lawyer, it's very important. इसमें पूरे में जो हाईलाइट हुआ है वो ये कि जो 2 फिंगर टेस्ट है वो बैन हो गया है, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट वॉज लॉन्ग ड्यू। बट इस केस में डाइंग डिक्लेरेशन को लेके भी बहुत अच्छे से
पूरा डिस्कस किया गया है, विच कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर आंसर्स. सो इस केस को याद करें फॉर बोथ द थिंग्स, फॉर टू फिंगर टेस्ट का बैन एंड ऑल्सो फॉर डाइंग डिक्लेरेशन, बिकॉज यू कैन कोट लेटेस्ट केसेस एंड वाई नॉट, एंड नाम भी आसान है. So, now in this case, a girl was raped and then she was burnt. ठीक है, केरोसिन डाल के आग लगा दी गई थी. उसका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ था बाय अ पुलिस ऑफिसर. यहाँ पे कोर्ट थोड़े से फैक्ट्स बता रहा है. द डाइंग डिक्लेरेशन मेक्स इट abundantly clear that the respondent raped the deceased, poured kerosene on her, and set her on fire. The cause of death was uh, septicemia, which is by burning, which occurred as a result of the burn injuries. Hence, the victim's death was a direct result of injuries inflicted upon her by the respondent. There is nothing on record which gives rise to reasonable doubt as the respondent's guilt. इस केस में सबसे ज़्यादा जो रिलाई किया गया है वो डाइंग डिक्लेरेशन पे. बहुत सारी चीज़ें थी, अभी वील रीड. जो विटनेसेस थे वो हॉस्टाइल हो गए थे, एंड ये कहा जा रहा था कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव किया है. तो कोर्ट सेड कि नहीं, जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो काफ़ी इनफ है अपने में, और ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो चुका है. सो लेट्स गो थ्रू दोज पैराग्राफ्स. The court has said that there is no rule to the effect that dying declaration is inadmissible when it is recorded by a police officer instead of a magistrate. तो इस केस में पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया था, मैजिस्ट्रेट ने नहीं. आइडियली मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है, बट द कोर्ट एज इट सेइंग कि इस वजह से इनएडमिसिबल नहीं हो जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर ने उसको रिकॉर्ड किया है. Although a dying declaration ought to be ideally be recorded by the magistrate if possible, it cannot be said that dying declarations recorded by police personals are inadmissible for that reason alone. सिर्फ इस वजह से वो inadmissible नहीं हो जाते. The issue of whether a dying declaration recorded by a police is admissible must be decided after considering the facts and circumstances of each case. पूरे एविडेंस एक्ट में हम लोग पुलिस पे कोई खास भरोसा नहीं दिखाते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. डाइंग डिक्लेरेशन एक एक्सेप्शन के तौर पे लिया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस. अदरवाइज अगर आप पुलिस के सामने कोई भी स्टेटमेंट देते हो, इट इज़ नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट एट ऑल. बट अगर डाइंग डिक्लेरेशन है और फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस बताते हैं कि ये सही डिक्लेरेशन है, देन इट कैन बी एडमिसिबल. The fact that the dying declaration is not in form of question and answers does not impact either its admissibility or probative value. अब डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करने का जो बेस्ट फॉर्म है वो ये है कि एक मैजिस्ट्रेट करे और वो एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में हो. लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें नहीं भी हो रही हैं तो भी इसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसकी प्रोबेटिव वैल्यू पे या उसकी एडमिसिबिलिटी पे. A lack of medical evidence as to commission of rape cannot be taken that no rape was committed upon the deceased. Just because कोई medical evidence नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि the offense was not committed. Her dying declaration unequivocally states that the respondent raped her before setting her on fire, and there is no rule mandating the corroboration of dying declaration through medical or other evidence. तो आपको और एविडेंसेस ला के उसको कोरोबरेट नहीं करना है डाइंग डिक्लेरेशन को, इफ़ इट वॉज अ प्रॉपर डिक्लेरेशन, व्हेन द डाइंग डिक्लेरेशन इज़ नॉट अदरवाइज सस्पिशियस. अगर अदरवाइज सस्पिशियस नहीं है तो फिर कोई आपके ऊपर ये नहीं है कि आपको कोरोबरेट करके दिखाना पड़े. टेस्टिफाइंग एज टू द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द रेप एंड डेथ ऑफ अ लव्ड वन can be deeply traumatizing event, which is only compounded by slow pace of the criminal justice system. तो इस केस में बहुत सारे जो फैमिली मेम्बर्स थे, दे हैड टर्न्ड हॉस्टाइल, वो हॉस्टाइल विटनेस हो गए थे. तो इसी पे कोर्ट कह रहा है कि ऐसे केसेस में एनी हाउ बहुत ट्रामेटाइजिंग होता है ये इवेंट, और इतना स्लो हम लोग का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है दैट द ग्रीफ जस्ट इंक्रीजेज. That certain witnesses, including the family members of the deceased, were declared hostile is insufficient to cast doubt upon the prosecution's case. Just because जो family members थे वो hostile हो गए, इसका ये मतलब नहीं है कि prosecution का case prove नहीं हो पाया है. The court has literally, this case is like the best example of how important a dying declaration can be, a properly recorded one. इसमें
हॉस्टाइल हो गए विटनेसेस, कोई बात नहीं। इसमें मेडिकल एविडेंस सही है, कोई बात नहीं। इसमें पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया है डाइंग डिक्लेरेशन, इवन दैट्स ओके। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं हुआ डाइंग डिक्लेरेशन, इवन दैट इज़ फाइन, बिकॉज हियर द विक्टिम हर सेल्फ इज टेलिंग क्या हुआ है मेरे साथ। सो हाउ कैन how can it be overruled so easily by anything else? Further, the court says, while examining the victim, the medical board conducted what is known as the two-finger test to determine whether she was habituated to sexual intercourse. This court has time and again deprecated the use of this regressive and invasive test in cases of alleging rape and sexual assault. Now comes the two-finger test ka ban. This so-called test has no scientific basis and neither proves nor disproves the allegations of rape. It is instead re-victimizing and re-traumatizes women who may have been sexually assaulted and is an affront to their dignity. सो कोर्ट इसको बहुत कंडेम कर रहा है। तो कोर्ट इज सेइंग इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है नहीं। इट जस्ट डजंट मैटर इन द केस ऑफ रेप और सेक्सुअल असॉल्ट कि द विक्टिम was otherwise sexually active or not. फर्दर ये जो टू फिंगर टेस्ट है तो कोर्ट सेज कि ये सिर्फ जो ट्रॉमा है उसको दोबारा से द वुमन हैज़ टू रीलिव इट, और कुछ भी नहीं है, प्लस उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट है। The two-finger test or pre-vaginium test, this is actually the scientific name of it, must not be conducted. Whether a woman is habituated to sexual intercourse or habitual to sexual intercourse is irrelevant for the purpose of determining whether the ingredients of Section 375 of IPC are present in a particular case or not. इससे क्या फर्क पड़ता है? This so-called test is based on incorrect assumption that a sexually active woman cannot be raped. Nothing can be further from the truth. A woman's sexual history is wholly immaterial while adjudicating whether she was raped or not. Further, the probative value of a woman's testimony does not depend on her sexual history. तो कोर्ट ये कह रहा है कि आप ये कैसे कह सकते हो कि जस्ट बिकॉज शी इज़ हैविंग अ सेक्सुअल हिस्ट्री, इसका मतलब है कि उसकी जो टेस्टिमनी है इट्स नॉट गुड इनफ, या ओनली बिकॉज शी हैज़ कंसेंटेड फॉर टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स वंस विद वन पर्सन, तो अब उसका कभी रेप नहीं हो सकता. हाउ कैन यू पॉसिबली कंक्लूड एनी ऑफ इट? It is patriarchal and sexist to suggest that a woman cannot be believed when she states that she was raped merely for the reason that she is sexually active. So it's a beautifully worded judgment. Again, Justice Chandrachud just proves in such judgments why we are so looking forward to him becoming the Chief Justice of India. So this is a very important judgment for two reasons. Again, the two-finger test being banned, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि क्या नाम है इस जजमेंट का या क्या बेंच थी, एंड that how important a time declaration is. अब इसके बाद डायरेक्शंस दिए हैं कोर्ट ने. वी डायरेक्ट द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स, दोनों गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट किया है. Ensure that the guidelines formulated by Ministry of Health and Family Welfare are circulated to all government and private hospitals. आप circulate करो guidelines जो formulate हुई हैं regarding this two-finger test. Conduct workshops for health providers to communicate the appropriate procedure to be adopted while examining the survivors of sexual assault and rape. क्या तरीका है, क्या सही तरीका है, इसके लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाएँ और जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, डॉक्टर्स एंड ऑल, उनको बताया जाए कि भाई सही मेथड्स क्या हैं, सही तरीका क्या है, बिकॉज इट्स अ सेंसिटिव केस. एंड थर्ड, रिव्यू द करिकुलम इन मेडिकल स्कूल्स. मेडिकल स्कूल से ही आपको हटानी होगी ये चीज़, with a view to ensuring that two-finger test or per-vaginum examination is not prescribed as one of the procedure to adopt while examining survivors of sexual assault and rape. So the court has actually, gone to the root and said कि भाई मेडिकल स्कूल से ही ये चीज़ हटाना शुरू करो, एंड अभी जो ऑलरेडी हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए वर्कशॉप कीजिए, और जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें सर्कुलेट करवाइए एक प्रॉपर गाइडलाइन, जो कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों का काम होगा.
Any person who conducts the two finger test or per vaginum examination while examining a person alleged to have been subjected to a sexual assault is in contravention of the directions of this court and shall be guilty of misconduct. यहाँ पे आप misconduct के under fall करेंगे. So that's all for this week. Thank you so much and see you next week. Bye bye.